हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 18, ठीक है, प्रश्नावली 18 प्रायिकता को समझाऊंगा। अब मैं आपको अपना परिचय नहीं दूंगा, आप मुझे जान चुके हैं क्योंकि। तो प्रश्नावली 18 प्रायिकता स्टार्ट कराऊंगा। पहले प्रायिकता का हमें से 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट होगा। तो पहले हम प्रायिकता का बेसिक समझेंगे, नॉलेज, बेसिक नॉलेज। अगर आपने बेसिक को अच्छे समझ लिया, सारे सवाल आपसे हो जाएंगे। मैं इसमें बुक के बाहर के सारे सवाल करवा दूंगा। चाहे आप सवाल कहीं से भी उठाओ, आपसे हो जाएगा। केवल देखो, आप भी जानते हो प्रश्नावली बहुत ईजी है ये, है ना। तो बुक के सवाल आने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। जो प्रश्नावलियाँ ईजी होती है ना, उनमें सवाल बुक में से थोड़ा कम आते हैं, है ना। तो चांसेस तो कम है बुक में से आने के। कुछ अलग टाइप का सवाल बन के आता है, संख्याएं वगैरह चेंज करके अच्छा सा सवाल आएगा पेपर में अधिकतर। हाँ, बुक में भी है कुछ, जैसे लीप वर्ष वाला, आपने लीप वर्ष वाले सवाल किए होंगे। एक लीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस टाइप के जो सवाल किए होंगे वो भी अच्छे सवाल हैं, बिल्कुल। वो भी पेपर में आने लायक है, क्योंकि देखो प्रश्नावली जब इजी होती है ना, तो पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा आता है। तो मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। आप इस वीडियो में ध्यान से देखना, मैं आपको सारे कंसेप्ट कराऊंगा। तो शुरुआत करते हैं, प्रायिकता है क्या। तो प्रायिकता क्या है? देखो, प्रायिकता होती है संभावना, किसी घटना के घटित होने की संभावना। कौन सी घटना, कितना चांस है कि वो होगी, समझ आई बात, उसको कहते हैं प्रायिकता। प्रायिकता का यूज जो होता था, पहले यूरोपीय देशों में जुआ खेलने के लिए हुआ था इसका आविष्कार। बाद में गणित की एक शाखा बना दिया गया। आज प्रायिकता का बहुत ज़्यादा विश्लेषण किया जाता है। प्रायिकता से आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस कब खत्म होगा, इसकी क्या प्रायिकता है, इन आंकड़ों को संग्रहित कैसे करेंगे, वो सब प्रायिकता के आधार पर ही कैलकुलेट किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, दूसरे देशों का बता रहे हैं कि एक देश में पहले पीक आता है, फिर स्थिर हो जाता है। तो वो सब अपने देश में कब पीक आएगा, इस बात की प्रायिकता वहीं से लगाई जाएगी, उन्हीं देशों को देख करके। तो ये सब इससे होता है। वो सब आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे। आपको मैं केवल आपके लेवल का, 10वीं के लेवल का ही सिखाऊंगा। तो ध्यान से देखो, प्रायिकता को समझने के लिए पहले प्रायिकता नहीं, पहले अपन 3 बातों को समझेंगे। अगर वो 3 बातें समझ में आ गई तो पूरी प्रश्नावली आ गई, नहीं तो आपको प्रश्नावली नहीं आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सभी कमजोर बच्चे देखें, जिससे वो पास हो सके। ठीक है, ध्यान से सुनना। और केवल बुक के भरोसे मत जाना कि बुक में से ही सवाल आएगा। कोई गारंटी नहीं है किसी की, है ना, कि बुक में से ही सवाल आएगा। केवल बुक के आपने 10-12 सवाल कर लिया और खुश हो गए, मेरी तैयारी हो गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो और समझो। देखो, मैं बात करता हूँ प्रायिकता के जो कंसेप्ट है, पूरा अच्छे से क्लियर होगा आपको। बुक के सवाल भी हो जाएंगे, बाहर का भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, बस आप ध्यान से देखते रहो। तो देखो, प्रायिकता के लिए सबसे पहले आप एक शब्द समझो, ये वर्ड समझो, अभिप्रयोग। अभिप्रयोग या एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको अपन, एक्सपेरिमेंट। अभिप्रयोग क्या होता है? कोई एक ऐसा प्रयोग जिसमें परिणाम, हमें ये तो नहीं बताओ परिणाम क्या आएंगे, पर हाँ, जो परिणाम है उनकी सूची बनाई जा सकती है। परिणाम क्या क्या हो सकते हैं उसकी एक लिस्ट बनाई जा सकती है, उसे कहते हैं अभिप्रयोग। जैसे उदाहरण के लिए पासे को फेंकना एक अभिप्रयोग है। क्यों? जैसे ही आप एक डाइस को या पासे को फेंकते हो तो सबको पता है 1 2 3 4 5 6 में से कुछ एक आएगा, सबको पता है ना। ये एक अभिप्रयोग है। साइकिल चला रहा है राहुल, साइकिल चला रहा है, ये एक अभिप्रयोग नहीं है, क्योंकि ये घटना है। मतलब ये घटना भी नहीं है, ये कुछ क्या है, एक ऐसे ही नॉर्मल सी लाइन हो गई, राहुल साइकिल चला रहा है। अब ये कोई अभिप्रयोग थोड़ा ना हुआ। तो अभिप्रयोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक ऐसे प्रयोग जिनकी जो सूची है, जिनको जो आने वाले परिणाम है उनकी सूची बनाई जा सके। परिणाम तो फिक्स नहीं होगा, मुझे नहीं पता कि पासे को फेंकने पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, सूची तो बना सकता हूँ, तो उसे कहते हैं अभिप्रयोग। सिक्के को फेंकना एक अभिप्रयोग है। हमने एक बॉक्स लिया, बॉक्स में 4-5 कलर की अलग अलग बॉलें डाल दी, एक बॉल निकाल रहे हैं, तो हमें पता है बॉल, उनमें से एक कलर की बॉल निकलेगी। तो अभिप्रयोगों की सूची बनाई जा सकती है, उसे क्या कहते हैं, सॉरी, जिसके परिणामों की सूची बन सकती है उसे क्या कहते हैं, अभिप्रयोग। परिभाषा में कुछ नहीं रखा है, आप तो कल समझो। अब ठीक है, कुल स्थितियां, सॉरी, संभावित परिणाम, संभावित परिणाम, ध्यान सुनो, इसको बोलते हैं पॉसिबल आउटकम्स। संभावित परिणाम क्या होते हैं? जो अभिप्रयोग से जो लिस्ट बनती है ना, उस लिस्ट को बोलते हैं संभावित परिणाम। सही है, अभिप्रयोग की जो लिस्ट बनेगी, जैसे आपने एक पासे को फेंका, एक पासा फेंकना, ये एक अभिप्रयोग है। ये क्या है? ये एक अभिप्रयोग है। अच्छा, इसकी लिस्ट बनाओ, क्या क्या आएगा आंसर, 1 2 3 4 5 6, ये जो आया ना, इसको हम कहते हैं संभावित परिणाम। क्या बोलते हैं इसको? संभावित परिणाम। आया समझ में? अब एक और वर्ड समझो, अनुकूल स्थितियां, सॉरी, कुल स्थितियां। ये कुल स्थितियां क्या होता है वर्ड? ठीक है, संभावित परिणामों की संख्या।
संभावित परिणामों की संख्या, संभावित परिणाम क्या क्या आ सकते हैं की संख्या, उसको हम कहते हैं कुल स्थितियां। ठीक है, जैसे यहां कुल स्थितियां 6 है, यहां कुल स्थितियां कितनी है समझो, 6 कैसे हुई समझो, 1 2 3 4 5 6 हो गई। जैसे एक सिक्का फेंका, एक सिक्का फेंका, ओके सिक्का फेंका, तो ये एक अभिप्रयोग है। ओके, इसका जो संभावित परिणाम होंगे वो क्या होंगे, हेड और टेल। अनुकूल स्थिति, कुल स्थितियां कितनी होंगी, कुल स्थितियां होंगी 2। सोचो कुल स्थितियां कितनी होंगी 2। तो अभिप्रयोग जो आप प्रयोग कर रहे हो वो अभिप्रयोग है, अभिप्रयोग के जो रिजल्ट आएंगे वो संभावित परिणाम है, और उन संभावित परिणामों की संख्या कितनी है, वो कितने होंगे, उनको काउंट कर लो, उसे कहते हैं कुल स्थितियां। एक और वर्ड लास्ट बस, अनुकूल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां, ध्यान सुनना, संभावित परिणाम में से, ये जो संभावित परिणाम है ना, में से छाटे गए, इनमें से ही छाटने होंगे आपको, छाटे गए वे परिणाम जो किसी विशेष स्थिति को संतुष्ट करते हैं, या विशेष घटना को या विशेष स्थिति को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ समझना इसको भी। जैसे मैं बोलूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आपने इन बातों को सीखा, अगर ये फर्स्ट वीडियो देखा, तो आगे के दोनों प्रश्नावलियों में कोई प्रॉब्लम, यानी पूरी प्रश्नावली प्रायिकता में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप ध्यान से देख लो, और आगे तक फ्यूचर में भी कभी नहीं आएगी। तो आप ध्यान से देखना, अनुकूल स्थितियां क्या होती है, संभावित परिणाम में से वे छाटे गए परिणाम, यानी इनमें से वो परिणाम छाट लो जो विशेष कंडीशन को संतुष्ट कर रहे हो। जैसे मैं बोलूं कि इनमें से सम संख्या है, तो आप बोलोगे सर 2 4 6, इनमें से विषम संख्या है 1 3 5। आई बात समझ में? तो वो जो आपने छाट के अलग कर लिया उनके कहते हैं अनुकूल स्थितियां, उन्हें क्या कहते हैं, अनुकूल स्थितियां। ठीक है, अब हम सवाल करते हैं, ज़्यादा आपको सवाल नहीं, मैं आपको सबसे पहले कुछ बातें बताता हूँ, अगर आप इन बातों को ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैं कुछ उदाहरणों से आपको समझाता हूँ, तो मैं जो उदाहरण लिख रहा हूँ आप एक एक करके, ये भले ही मत लिखो, एक एक करके अपनी उदाहरण अपनी कॉपी में लिखते जाना, प्रश्नावली अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ प्रश्नावली आपकी। पहले आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर प्रश्नावली शुरू करेंगे। कंसेप्ट ही नहीं अच्छे होंगे तो आप क्या करोगे, सारे सवाल गड़बड़ कर दोगे। तो आप कंसेप्ट को अच्छे से सीखो, है ना, कंसेप्ट सीखोगे तो आपको सवाल आ जाएंगे, केवल किताब के सवाल करने से कुछ नहीं मिलने वाला है ना। तो मैं पहले से शुरू करता हूँ, क्वेश्चन नंबर पहला उदाहरण लेकर चलता हूँ। ये सवाल नहीं है, केवल आपको समझना है इनको। उदाहरण नंबर 1, एक बॉक्स या डिब्बे में 7 लाल 5 काली तथा 2 सफेद गेंदें, 2 सफेद गेंदें हैं। ठीक है, इनमें से एक गेंद निकाली जाती है। ठीक, ये एक अभिप्रयोग है, ये पूरा क्या है, एक अभिप्रयोग। अब मैं इसके संभावित परिणाम आपको नहीं दिखा सकता हूं, हालांकि संभावित परिणाम बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, हम 7 लाल गेंदे बना लेंगे, R1 R2 R3 ऐसे करके गेंदे मान लेंगे R नाम की, R1 R2। ब्लैक वालों को B1 ब्लैक से, ब्लैक B1 B2 करके B5 तक, है ना। तो इनकी स्थितियां हम बनाते नहीं है, इसमें क्या टाइम वेस्ट होता है। कौन से सवाल में स्थितियां बनानी है मैं आपको बता देता हूँ। संभावित परिणाम केवल आपको पासे वाले सवाल, सिक्के वाले सवाल और लॉटरी और पर्ची वाले सवालों में दिखाने होंगे। मैं आपको समझाऊंगा, समझ में आता जाएगा, आप ध्यान से देखते जाइए बस। तो एक बॉक्स में 7 लाल 5 काली और 2 सफेद गेंदें। मैं बोलूँ कुल स्थितियां कितनी है, पहले तो आप ध्यान से देखो कुल स्थितियां कितनी हैं, तो लगा लो दिमाग, कुल स्थितियां कितनी है, 7 + 5 + 2 कितनी हो गई, 14। ये है कुल स्थितियां। अगर मैं बोलूं लाल गेंद की अनुकूल स्थितियां कितनी हैं, लाल गेंद की अनुकूल स्थितियां, तो सोचो लाल गेंदें कितनी हैं, लाल गेंद निकलने की अनुकूल स्थितियां, लाल गेंद निकलने की अनुकूल स्थितियां। अब मेरे को बताओ पूरे में लाल गेंदें कितनी हैं, 7, तो अनुकूल स्थितियां भी कितनी, 7। इसी प्रकार मैं बोलूं काली गेंद निकलने की अनुकूल स्थितियां कितनी हैं, निकलने की अनुकूल स्थितियां कितनी हैं, तो बताओ कितनी है काली गेंद निकलने की अनुकूल स्थितियां। सोचो, सोच लिया,
काली गेंदें कितनी है? 5, तो अनुकूल स्थितियां भी हो गई 5। सफेद गेंद निकलने की अनुकूल स्थितियां कितनी है सोचो? 2। आया समझ में? अब मैं बोलूं काली नहीं निकलने की, ध्यान से सुनना, काली गेंद नहीं निकलने की अनुकूल स्थितियां कितनी हैं? तो ध्यान से सोचो, मेरे को बताओ काली गेंदें हैं कितनी? 5। और हम चाहते हैं काली गेंद नहीं निकले, तो कुल में से काली हटा दो, 14 में से 5 हटा दो, कितनी बची? 9। या फिर यहां से काली हटा दो, इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 2 9। ऐसा भी कर सकते हो। ऐसा समझ में? मैं बोलूं काली निकलने की स्थितियां कितनी है? 5। फिर से सुनो, अगर आप इस कंसेप्ट को समझ जाओगे तो बॉल वाले सारे सवाल हो जाएंगे आपसे, बॉल वाले, कंचे वाले, इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे ना वो आपसे हो जाएंगे। जैसे ऐसे बोल दिया आपके एक बॉक्स में 5 पेन है, 25 पेन है, जिसमें 10 खराब है, तो वो सारे सवाल हो जाएंगे आपसे। तो बॉक्स वाले जितने भी सवाल है सबका कंसेप्ट सेम है, अगर आप इसको ध्यान से सुनते हो समझ में आएगा। लाल गेंद की अनुकूल स्थितियां 7, काली की अनुकूल स्थितियां 5, सफेद की अनुकूल स्थितियां 2। अब फिर सुनो, लाल नहीं की अनुकूल स्थितियां, तो इन दोनों को जोड़ लो 7, या 17 में से 14 में से 7 माइनस कर लो। काली नहीं की अनुकूल स्थितियां 14 में से 5, 14 टोटल है भाई, टोटल स्थितियां 14 हैं, जिनमें काली निकलने की 5 है, तो काली नहीं निकलने की कितनी हुई? 14 में से 5 हटा दिया। अब मैं पूछूं सफेद नहीं निकलने की स्थितियां कितनी है? तो सोचो, लगाओ दिमाग। सफेद नहीं, सफेद होने की तो 2 है, सफेद नहीं निकलने की, तो 14 में से 2 हटा दो, 12 है। आया समझ में? तो इस टाइप के जो सवाल होंगे मैं आपको समझाऊंगा, आप इस कंसेप्ट को अच्छे से दिमाग में डाल लो। डाल लिया? ठीक है। अब उदाहरण नंबर 2 लेंगे। पहले आप इसको लिख भी लो अपनी कॉपी में, फटाफट से लिखना, जल्दी से। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हुआ तो प्रश्नावली आपसे फटाफट होगी। लिख लिया? कंसेप्ट क्लियर? बढ़ू आगे? ओके, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट उदाहरण, उदाहरण नंबर 2। ओके, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 ले लेते हैं अपन। सिक्के और पासे को तो एंड में लेंगे। उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। जैसे मान लो, एक और लेते हैं ना, एक बॉक्स में 17 सेव सही और 12 सेव खराब है। सही है? अब मैं बोलूँ ये कभी इनमें से एक सेव निकाला जाता है, इसमें से एक एप्पल या एक सेव निकालते हैं। ओके, अब सोचो, एक बॉक्स है आपके पास, उसमें 17 एप्पल सेव तो हैं सही वाले और 12 सेव हैं खराब। बुक में नहीं है, जरूर नहीं है बुक से आपको समझना, आप तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, सवाल समझ में आएंगे। अब मैं बोलूँ कुल स्थितियाँ कितनी हैं, तो आप बोलोगे सर कुल स्थितियाँ हैं 17 + 12 29, है ना? ओके, सही सेव निकलने की स्थितियाँ, सही सेव, अगर आप एक सेव निकालते हो, उसमें से बॉक्स में आपने हाथ डाला, एक सेव निकाला, कितने चांस है कि सेव सही निकलेगा? 17। ठीक है, तो सेव सही सेव निकलने की अनुकूल स्थितियां कितनी है? बोलो 17। और खराब सेव निकलने की अनुकूल स्थितियां कितनी है? 12। अगर मैं बोलूं खराब सेव, बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ गया होगा। वो सेव हो, पेन हो, कुछ भी हो, सबका कंसेप्ट सेम, बिल्कुल इजी। ठीक है, सही सेव निकलने की अनुकूल स्थितियां 17, खराब सेव निकलने की स्थितियां 12। क्लियर? ये भी समझ में आ गया होगा। और कोई बोले सही सेव नहीं निकलने की, सही सेव नहीं निकलने की, तो 29 में से 17 हटा देना, 12 आ जाएगा। सही सेव नहीं निकलना, सही सेव निकलने की 17, नहीं निकलने की 29, टोटल में से 17 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी प्रायिकता नहीं सिखा रहा हूँ, केवल स्थितियां सिखा रहा हूँ। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 लेते हैं। ये तो बहुत इजी एग्जाम्पल हो गए, नहीं? बहुत इजी नहीं हो गए? ओके, तो थोड़ा सा अपन चलते हैं लेवल वाले क्वेश्चनों पे। ओके, तो लेवल नंबर 3 पे आते हैं, किसके? सिक्के वाले सवालों पे आ जाते हैं ना, सिक्के वाले सवालों पे। ठीक है, एक अब सिक्के वाले सवाल 3 टाइप के ध्यान रखना। उदाहरण नंबर 3 में अपन पढ़ेंगे सिक्के वाले सवाल। सिक्के वाले सवाल में एक सिक्के को 1 बार फेंकना, 2 बार फेंकना, 3 बार फेंकना, तीनों सीखने पड़ेंगे। तो एक सिक्के को 1 बार फेंका गया,
फेंका गया है, मान लो। अब ये एक अभी प्रयोग है, एक प्रयोग किया हमने, एक सिक्के को एक बार फेंका। मेरे को बताओ कुल स्थितियां क्या आएंगी, सोचो। अब जो सिक्के वाला सवाल है, ध्यान सुनना, मैं आपको बताता हूं, फिर से सुनो। सिक्का, पासा, ठीक है, सिक्का, पासा, और तीसरा लॉटरी या पर्ची। जैसे एक बॉक्स में पर्चियां डाल दी और पर्ची निकाल रहे हैं, उनमें संख्याएं लिखी हुई है। तो इन सवालों में आपको अनुकूल संभावित परिणाम भी दिखाने होते हैं, डायरेक्टली नहीं करना होता, संभावित परिणाम भी दिखाने होते हैं। इसके अलावा जो सवाल है उनमें संभावित परिणाम नहीं दिखाने होते। तो ये सवाल बड़ा ध्यान से करने पड़ते हैं आपको, लाइटली मत लेना, ध्यान से सुनना। प्रायिकता इजी प्रश्नावली है, इसलिए अपना लिखने का तरीका बहुत मायने रखता है। अगर आप ढंग से नहीं लिखोगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए लाइटली मत लेना मेरी बात को। तो शुरू करते हैं। एक सिक्के को एक बार फेंका गया है। अब मेरे को बताओ कि संभावित परिणाम क्या क्या आ सकता है। संभावित परिणाम क्या क्या आ सकते हैं, दो ही आ सकते हैं, एच और टी, हेड और टेल। इसको कहते हैं चित्त, इसको कहते हैं पट। आई बात समझ में। कुछ बच्चे सोचे मैं भूल गया तो पेपर में जैसे बोला चित्त आने की प्रायिकता, ठीक है, तो सर मैं तो चित्त भूल गया। आप इंग्लिश वाला पढ़ लेना, पेपर में तो दोनों भाषाओं में आता है ना, तो आपसे समझ में आ जाएगा वो चित्त क्या होता है। वैसे चित्त हेड को बोलते हैं, पट टेल को बोलते हैं, ठीक है। नहीं तो मैंने बताई थी आपको, इंग्लिश में पढ़ लेना, नीचे कोई दिक्कत नहीं होती ना। तो संभावित परिणाम क्या है, एच और टी। एच का मतलब है चित्त और ये पट। आप एक सिक्के को फेंकोगे, दो ही तो संभावित परिणाम आएंगे। तुम बोले सर इससे पहले वाले पे तो आपने संभावित परिणाम नहीं लिखा। तो ध्यान से सुनो, सिक्का, पासा, लॉटरी, पर्ची वाले जो सवाल होते हैं ना, उनमें ही अपन संभावित परिणाम दिखाते हैं, ठीक है। तो अब मैं बोलूँ कुल स्थितियां कितनी है, गिनो। कुल स्थितियां दो हैं, कुल स्थितियां हैं दो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ चित्त आने की अनुकूल स्थितियां, चित्त आने की अनुकूल स्थितियां कितनी है, तो एक ही है, देख लो, एक है ना। और मैं बोलूं पट आने की, पट यानी कि टेल आने की अनुकूल स्थितियां कितनी है, वो भी एक है। बस हो गया। अगर आपने ये तीनों बातें ध्यान सीख ली तो आपको सवाल आ गए। मैं एक नहीं, आपको हजारों सवाल करा दूंगा प्रायिकता के। आप बेसिक पर कंसंट्रेट रहो। ये बेसिक आपने सीख लिया, सवाल सारे हो जाएंगे, बुक के बाहर के मैं सब सिखा दूंगा, टेंशन फ्री हो जाओ। बेसिक नहीं सीखा, आगे के सवाल में डायरेक्ट कराऊंगा, आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी बात। एक सिक्के को एक बार फेंका गया है तो संभावित परिणाम ये हो गए, कुल स्थितियां ये हो गई, ठीक है। अब मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनना। अब थोड़ा हार्ड करता हूं सवाल को ना। एक सिक्के को दो बार फेंका गया है। एक सिक्के को दो बार फेंका गया, एक सिक्के को दो बार फेंका गया। अब ध्यान सुनो, कुल स्थितियां क्या होंगी, संभावित परिणाम पहले क्या क्या आ सकता है। संभावित परिणाम, संभावित परिणाम आएंगे आपके चार, एच एच, एच टी, टी एच, डबल टी। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। संभावित परिणाम, ये एच एच क्या है समझो। हमने क्या किया, एक सिक्के को दो बार फेंका, या फिर यूं भी हो सकता है दो सिक्कों को एक बार फेंका गया, ये भी एक ही बात है। दो सिक्कों को एक बार फेंका गया, ये दोनों सेम ही होते हैं, समझना। दो अलग अलग सिक्के लिए, एक एक का एक दो का उठा के फेंक दिया और बोला कि एक वाला पहले लिखूंगा, दो वाला बाद में। तो हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए, सही है। या इससे समझो, आपने फेंका, फिर दूसरी बार फेंका, पहली बार भी हेड आया, दूसरी बार भी हेड आया, एच एच। आपने पहली बार फेंका, हेड आया, दूसरी बार फेंका, टेल आया, पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, दोनों बार टेल। एक बच्चा मुझे बोला सर ये दोनों तो सेम है। ध्यान से सोचो, सेम नहीं है, फर्क पड़ता है भाई। पहले हेड आया तो एच पहले, टी बाद में, पहले टेल आया बाद में हेड आया। देखो आया समझ में। और इस वाले केस में दो अलग अलग सिक्के लेंगे आप, तो आप पहले वाले सिक्के पर हेड आया, दूसरे पर हेड आया। तो इस प्रकार से कुल मिला करके क्या है, चार स्थितियां आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। अब मैं बोलूं, ध्यान सुनना, दोनों, अब ध्यान सुनना। अगर कोई आपसे पूछे, ये सारे सवाल हैं, अगर आप ध्यान से समझोगे सारे सवाल समझ में आएंगे। बुक के सवाल, बुक के बाहर के सवाल सब आ गए इसमें, ध्यान से सुनते आओ। अगर कोई बोले दोनों चित आने की स्थितियां, तो आपके पास एक ही है, दोनों चित आने की स्थितियां बताओ कौन सी है, यही तो है एच एच। दोनों पटाने की स्थितियां, अगर मैं पूछूं दोनों पटाने की स्थितियां कौन सी है इसमें, तो एक यही है ओनली जिसमें दोनों पट है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनना, एक चित और एक पट, या एक चित आने की प्रायिकता।
तो गौर से देखो, एक चित आने की प्रायिकता कौन सी है? इन दोनों में एक चित है, या फिर यूं समझो ठीक एक चित बोल दे अपन को, ठीक एक चित, जस्ट एक चित आ रहा हो। तो बताओ ठीक एक चित किस किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें तो दो चित आ रहे हैं, इसमें एक भी चित नहीं आ रहा। आया समझ में? तो ये हो गया ठीक एक चित आने की स्थितियां। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना, चौथा, दोनों परिणाम समान आने की स्थितियां। दोनों परिणाम समान होने की स्थितियां। अब मेरे को बताओ दोनों परिणाम समान किस किस के हैं? एक तो इसमें दोनों परिणाम समान है और एक इसमें दोनों परिणाम समान है। मैं फिर बोल रहा हूं, केवल किताब के भरोसे मत बैठना। मेरे पढ़ाने में हो सकता है कि आपको लग रहा हो सर कुछ ज्यादा ही बातें बता रहे हैं, तो ध्यान सुनो, एक सिक्के के जितने भी सवाल बन सकते हैं ना, एक सिक्के को दो बार फेंकने को, सारे सवाल हो रहे हैं अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो। समझ आई बात? सारे कंसेप्ट एक ही जगह पर क्लियर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बड़ा मजा आएगा, पेपर में बैठोगे दूसरों से ज़्यादा नॉलेज होगी और आगे की कक्षाओं में भी आप दूसरे बच्चों से होशियार रहोगे, ठीक है। और नहीं तो ठीक है, किताब के सवाल कर लो गिनती के, खुश हो, है ना। इधर देखो, अब थोड़ा हार्ड पे चलते हैं ना। कम से कम एक चित, ये थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें गड़बड़ कर देते बच्चे। आने की स्थितियां इसमें गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से कम एक चित किस में आ रहा है? इन तीनों में आ रहा है। चित मतलब हेड, कम से कम एक चित आ रहा है। तुम बोलो सर इसमें तो दो आ रहा है। मैंने क्या बोला? कम से कम एक आना चाहिए। अरे तो दो आ रहा है, अच्छी बात है ना, कम से कम एक आना चाहिए, तो ठीक है। ये भी हो गया, ये भी कम से कम एक चित तो आ ही रहा है, ये भी कम से कम एक चित आ रहा है। आया समझ में? तो ये तीनों स्थितियां कम से कम एक चित की। कुछ नहीं समझ में आया, कुछ बच्चे सोच रहे सर ये समझ में नहीं आई बात, तो समझो। चलो मैंने अपने एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मैंने बोला गेम खेलते हैं, ठीक है। यहाँ आपके साथ ही गेम खेल रहा हूँ, ये समझो। तो मैंने आपके साथ एक गेम खेला। क्या गेम खेला मैं समझाता हूँ, ठीक है। मैंने आपके साथ गेम खेला, मेरे हाथ में दोनों सिक्के, मैंने बोला दोनों उछालूंगा, या एक एक करके दो सिक्के उछालूंगा, एक ही बात है। मैंने बोला मेरे हाथ में दो सिक्के, ओके, मैं दोनों उछालूंगा, ठीक है। तुम्हारे पास मैंने शर्त, तुमने बोला कि अगर मेरा कम से कम, ध्यान से सुनना, तुमने बोला कि मेरा कम से कम एक चित आ रहा है तो मैं जीत जाऊंगा, ठीक है। मैंने उछाला, एक चित एक हेड आया, एक चित और एक पट आया, एक हेड और एक टैल आया। तुम बोलोगे सर मैं जीत गया क्योंकि कम से कम एक चित आया, ठीक है। मैंने फिर फेंका, एक टैल एक हेड आया। तुम बोलोगे तब भी मैं जीत गया क्योंकि एक चित तो आया। मैंने फेंका, दोनों ही चित आ गए, तुम भी तो तुम बोलोगे मैं जीत गया क्योंकि तुमने क्या बोला कि कम से कम एक चित तो आया। तो तुम कौन कौन सी स्थिति में, तुमने शर्त क्या रखी थी? कम से कम एक चिताने पर तुम जीतोगे। तो तुम कौन कौन सी स्थिति में जीत गए? इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। आया समझ में? या फिर इसको दूसरे तरीके से समझो भाई, समझना ध्यान से, है ना। मेरी बात को ध्यान से सुनोगे समझ में आएगी बात। मैंने क्या बोला? कम से कम एक चित। अच्छा, इधर चित कितने हैं? दो। इधर कितने चित हैं? एक। इधर कितने चित हैं? एक। इधर कितने चित हैं? जीरो। इधर हेड कितने हैं? दो। इधर हेड कितने हैं? एक। इधर हेड कितने हैं? एक। इधर हेड कितने हैं? जीरो। इसमें हेड है ही नहीं। तो ध्यान से सुनो और समझो कि आपने बोला कम से कम एक चित, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, एक से ज्यादा चित वाला भी तो आएगा भाई। मैं बोलूं मेरी जेब में कम से कम 1 रुपया है तो 2 रुपए भी तो हो सकते हैं ना। हाँ, तुम बोलो सर 2 से ज्यादा, अरे तो सिक्का ही, इसमें तो 2 से ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है ना। तो ये तीनों आएंगे। आए समझ में? अब मैं आपको एक और समझाता हूँ, देखो एक और समझाता हूँ। कम से कम एक पट, कम से कम एक पट वाली स्थितियां बताओ, एक पट वाली स्थितियां। अब आपने सोचने का लेवल बढ़ाओ, कम से कम एक पट होना चाहिए। तो इसमें देखो यहां पर आते हैं, इनमें से छाटने हैं। इसमें एक भी पट है क्या? नहीं। कम से कम एक पट होना चाहिए, तो ये नहीं आएगा। इसमें एक पट है? हाँ सर है, ओके ये आ गया। इसमें एक पट है? हाँ सर है, ये भी आ गया। इसमें एक पट है? तुम बोलो सर 2 पट है, अरे तो कम से कम एक पट तो है ना, ये आ गया। मैं बोलूँ ठीक 2 पट, वो इसमें। तो देखो ये समझ में आया, ठीक है। ये सारे गेम की तरह हैं। जैसे मान लो मैं आपको इसको समझाता हूँ, मैंने अपने दोस्त के साथ एक गेम खेला, उसने बोला दोनों परिणाम समान आ जाएंगे ना तो मैं जीत जाऊंगा। तो बताओ कब जीतेगा? दोनों चित, दोनों पट आने पर। ये सारे सवाल बन सकते हैं अपने पेपर में, कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता हो ना। हाँ, अपनी बुक में से इनमें से 1-2 हैं तो मैं करवा दूंगा, बाकी आप सारे ही सीखो, कंसेप्ट सीखोगे तो दिमाग में रहेगी बात, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये अच्छे से क्लियर हुआ? ओके। अब एक सिक्के को 3 बार फेंकते हैं, शुरू करें। एक सिक्के को 3 बार, तो एक सिक्के को 3 बार फेंका गया, ओके। यहाँ 3 सिक्कों को 1 बार फेंका गया, ठीक है। तो संभावित परिणाम क्या बनेंगे? ध्यान से सुनो। परिणाम बड़े ज्यादा बनेंगे, मस्त बनेंगे। 8 बनेंगे। कितने बनेंगे? 8। 6 नहीं बनेंगे, 8 बनेंगे।
कुछ बच्चे सोच रहे हैं 6 बनने चाहिए ना, 2 + 2 + 2, नहीं, ध्यान से सुनो, गुणा होता है 2 × 2 × 2। क्यों गुणा होता है? इसके पीछे गुणन सिद्धांत होता है। वैसे आप इसको छोटी क्लास में पढ़ चुके हो, पर आपको ध्यान नहीं होगा, है ना। तो आप ध्यान रखना, अगर हम 2 घटनाएं कर रहे हैं, हम एक प्रयोग में 2 घटनाएं कर रहे हैं, घटना 1, घटना 2, तो इसकी स्थितियां अगर x हैं और इसकी स्थितियां y है, तो इनकी कुल स्थितियां x y होंगी। तुम बोलो सर समझ में नहीं आया। समझो, आपने एक सिक्के को 3 बार फेंका, घटना 1 पहली बार फेंकना, घटना 2 दूसरी बार फेंकना, घटना 3 इसको, अब मेरे को बताओ घटना 1 को कितनी बार हो सकती है? 2 प्रकार से हेड और टेल, ये भी 2 प्रकार से हेड और टेल, ये भी 2 प्रकार से हेड और टेल, तो कुल मिला के स्थितियाँ होंगी 2 × 2 × 2, कितनी? 8। भाई नहीं समझ में आया ना, तो ज़्यादा गहराई में मत जाओ, फिर भी तुम्हें एक एग्जाम्पल देके क्लियर करता हूँ। मेरे पास 2 शर्टें हैं, 3 पैंटें हैं। 2 तो शर्टें हैं और 3 पैंटें हैं, मैं 6 प्रकार से पहन सकता हूँ इनको। 2 ध्यान से सुनना, कैसे? अब मेरे को कपड़े पहनने हैं ना, मान लो ये मेरी शर्ट है और ये मेरी पैंट है, मेरे पास है 3 पैंटें, शर्टें हैं 2, तो कुल मिला के मैं इनके 6 सेट बना सकता हूँ, 5 नहीं 6 सेट, गुणा होंगे दोनों। कैसे भाई? पैंट को फिक्स कर दिया, मान लो पैंट नंबर 1 पहन ली, ब्लैक पैंट थी, मैंने पहन ली ब्लैक पैंट, शर्टें 2 उस पर डाल सकता हूँ, तो 2 स्थितियाँ ये होगी। फिर मेरे पास एक ब्लू पैंट थी, मैंने ब्लू पैंट डाल ली, मतलब पहन ली, और 2 शर्टें, तो 2 तरीके ये हो गए। ऐसे ही, और तीसरी पैंट मेरे पास वाइट थी, मैंने वाइट पैंट पहनी और 2 शर्टें और डाली, तो गिनो कुल स्थितियाँ कितनी? 6 हुई ना, इसीलिए तो यहाँ पर भी कुल स्थितियाँ 2 × 2 × 2 8 होगी। तो ध्यान सुनो, एक सिक्के को 3 बार फेंकने पर कुल स्थितियाँ कितनी होती है? 8 होती हैं, 6 नहीं होती है ना। अब वो 8 स्थितियाँ कौन सी होती है? देखो, HHH, HHT, HTH, HTT, ठीक है, THH, THT, TTH, TTT। गौर से देखो, सारी अलग अलग है। ये होती है 8 स्थितियाँ। एक सिक्के को जब 3 बार फेंके या 3 सिक्कों को एक साथ फेंके तो 8 स्थितियाँ होती है। मिला लो, एक भी सेम नहीं होगी, सब अलग अलग है और बनेंगी नहीं। आप बनाकर देख सकते हो। तुम बोलो सर मैं तो पेपर में भूल जाऊंगा, कैसे याद रखूंगा? कोई बात नहीं, याद करने के लिए कौन बोल रहा है? ट्रिक सीखो, ट्रिक सीखो। इसका ट्रिक क्या है? आपको एक सिक्के को 2 बार फेंकने वाली ट्रिक याद है? बिल्कुल याद है। HH, ST, TH, TT, ये तो बहुत ईजी थी। इसको 2 बार लिख दो, HH, ST, TH, TT। एक सिक्के को 2 बार फेंकने वाली पिछले वाली टॉपिक की स्थितियां 2 बार लिख दो। इन सब के आगे H लगा दो, इन सब के आगे T लगा दो। गौर से देखो, बन गई 8। मिला लो, ये चारों ये रही लाइन से, और ये चारों ये रही। आया समझ में? ट्रिक सिंपल है बिल्कुल। फिर सीखोगे, फिर सीख लो। तो मैंने क्या बोला कि एक सिक्के को 3 बार फेंकने के लिए पहले 2 बार फेंको। 2 बार फेंका, HH, HT, TH, TT, 2 बार और, एक बार और बनाओ, HH, ST, TH, TT। इन सब के आगे लगाओ H, इन सब के आगे लगाओ T। ओके, ये हो गई 8 स्थितियाँ, सारी अलग अलग है। देख लो, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप कॉमा लगा लगा कर लिख देना। HHH 2 बार लिखोगे, तीसरी बार तो वैसे याद हो जाएगा। HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT। ये हो गई आपकी कुल स्थितियाँ 8 की 8। ठीक है, अब सवाल क्या आएगा? जैसे मैं पूछूं तीनों चिताने की स्थितियाँ, तो एक ही है। तीनों पटाने की स्थितियाँ वो ये वाली है। तीनों परिणाम समान होने की स्थितियाँ दोनों है। 2 पटाने की स्थितियाँ, ठीक 2 चित्त ले लेता हूँ। तो एक 2 चित्त इसमें आ रहे हैं, ठीक 2 चित्त इसमें भी आ रहे हैं, ये भी इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 हो जाएंगी। तो मैं बनाकर दिखाता हूँ आपको, है ना। कई सारे सवाल बनेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। बेसिक अच्छे से पढ़ लो एक बार। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा कि सर सवाल क्यों नहीं करवा रहे हैं, सवाल करवाएंगे ना नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप बेसिक अच्छे से सीखोगे तो आपके सवाल मजे से होंगे, नहीं सीखोगे तो सवाल केवल रटने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, केवल सवाल सीखने हैं तो खूब सारी वीडियो हैं यूट्यूब पर, केवल सवाल ही करते रहो। आया समझ में? और अगर पूरा कंसेप्ट, पूरी अच्छी बातें सीखनी है तो ढंग से सीखो इसको। ठीक है, आ जाओ। बोला पहला, तीनों परिणाम समान होने की स्थितियां, समान होने की स्थितियां। तो ध्यान से देखो कौन कौन सी तीनों परिणाम समान होने की स्थितियां? 1, 2। इसमें तीनों परिणाम सेम है? हाँ सर, ये आ गई। इसमें तीनों परिणाम समान है? नहीं। इसमें नहीं, 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 हाँ।
आ गए ना दो। ओके, दूसरा उदाहरण लेता हूं, कम से कम एक चित्त। ठीक है, कम से कम एक चित्त आने की स्थितियां। अब इसमें फिर दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले वाला ही है तो ध्यान से देखो। कम से कम एक चित्त वाला बहुत इजी होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता है, ध्यान से देखना पड़ता है। कम से कम एक चित्त होना चाहिए। क्या इसमें कम से कम एक चित्त है? तुम बोलो सर 3 है। अरे कम से कम एक तो है ना। हाँ है, तो ये आएगा। इसमें कम से कम एक चित्त है, हाँ आएगा। 2 है, कोई बात नहीं, कम से कम एक तो है, आएगा। इसमें भी कम से कम एक बार तो है ही, इसमें भी 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 एक बार तो है ही, इसमें नहीं है तो नहीं आएगा। ये आ गई 7 स्थिति। ये कम से कम एक चित्त आने की स्थितियाँ। 1 2 3 4 5 6 7 ये नहीं आया, बस बाकी सारे आ गए। ठीक है, अब एक और लेता हूँ ना, थोड़ा ध्यान सीखना। कम से कम, यहाँ चलो ठीक है, थोड़ा और हार्ड लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक चित्त आने की स्थिति। अब थोड़ा दिमाग लगाओ। ज्यादा से ज्यादा एक चित्त हो, एक चित्त से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें कितने चित्त हैं? 3 चित्त। ये बोल रहा है ज्यादा से ज्यादा एक चित्त होना चाहिए, तो ये आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। इसमें कितने चित्त हैं? 2 चित्त। ये बोल रहा है ज्यादा से ज्यादा 2 चित्त, तो ये भी नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा एक चित्त, ये भी नहीं आएगा। ये आ सकता है HTT। ठीक है, ये 2 चित्त नहीं आएगा, ये आएगा क्योंकि इसमें एक चित्त आ रहा है। चित्त मतलब एक हेड आ रहा है। ठीक है, इसमें भी एक ही हेड आ रहा है। अच्छा, अब इधर आओ, ये आएगा क्या? तुम बोलो सर नहीं आएगा। ये भी आएगा, ध्यान से सोचो। इसमें कितने चित्त हैं? अब मैं, अगर तुम्हारे को दिक्कत हो रही है ना तो मैं बताऊं। तुम बोलो सर ये क्यों आया? भाई ज्यादा से ज्यादा एक चित्त बोला, एक चित्त से कम भी तो हो सकता है, 0 चित्त भी तो हो सकता है। इसमें कितने चित्त है? 0। तो अगर नहीं समझ में आ रहा ध्यान सुनो, मैं सब में चित्त लिखता हूँ। कितने चित्त है? इसके कितने चित्त है? 3। इसमें कितने चित्त है? 2। इसमें 2, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, एक ही है ना। इसमें 1, इसमें कितने चित्त है? 0, एक भी चित्त नहीं है, एक भी हेड नहीं है। ओके, अब बोल रहा है ध्यान से बोलो, ज्यादा से ज्यादा एक चित्त। अब तुम्हारे को कोई पूछे तुम्हारी जेब में ज्यादा से ज्यादा 1 रुपया होना चाहिए, एक से कम भी तो हो सकता है, तो तुम क्या बोलोगे? मेरी जेब में 1 रुपया ही है? नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 होना चाहिए, तो 0 भी तो हो सकता है आपकी जेब खाली हो। तो 0 और 1 वाले सारे लेने, इससे बड़े नहीं लेने। तो ये लिया है मैंने, ये लिया है मैंने, देख लो, ये लिया है मैंने, और एक ये लिया है। आया समझ में? अरे बैठा दिमाग में? थोड़ा ध्यान से देखोगे समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। समझ में आई बात? थोड़ा दिमाग पर जोर डालोगे ना तो मजा आएगा पढ़ने का। ठीक है, ओके, तो 3 स्थितियां ये होगी ना। एक और समझाता हूं इसमें, एकांतर चित्त या पट बोला, जैसे एक और समझना। चलो पहले लिख लो आप। ठीक है, मैं लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं, एकांतर चित्त या पट, चित्त और पट। अब एकांतर का मतलब क्या होता है? एक छोड़ के एक चित्त पट होना चाहिए, कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। तो ये आएगा कि नहीं? इसमें तो कंटिन्यू आ रहा है, इसमें 2 चित्त कंटिन्यू आ रहे हैं, एक छोड़ के एक आना चाहिए। तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा क्योंकि इसमें एक छोड़ के एक आ रहा है, HTH हो गया। ओके, ये आएगा? नहीं आएगा, दोनों टी साथ साथ आ रहे हैं, एक छोड़ के एक। जैसे मैं बोलूँ क्लास में, आपकी क्लास में बच्चे हैं कुछ एक, तो मैंने बोला कि लड़के लड़कियाँ ऐसे बैठो, एक छोड़ के एक, बड़े खुश हो गए है ना कुछ एक बच्चे को साथ साथ बैठा रहे सर, है ना। ध्यान से सुनना, एक छोड़ के एक बैठना है, तो एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, ऐसे बैठेंगे। तो यहाँ पर भी एकांतर चित्त और पट आने का मतलब है एक हेड फिर टेल, फिर हेड फिर टेल, ऐसे होना चाहिए। तो ये भी नहीं है। ओके, ये भी नहीं है क्योंकि इसमें दोनों हेड साथ में। ये वाला है। अच्छा, इसके बाद देखो, ये है क्या? नहीं है। ये है क्या? नहीं है। तो बस 2 ही है। आया समझ में? अगर आप इनको ध्यान से देख रहे हो तो आपका सवाल कंप्लीटली क्लियर होगा। अच्छा, एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा, ध्यान से सुनना, चारों उतार लो पहले, मैं बताता हूं आपको। हाँ, लिख लिया? ध्यान सुनो, एक व्यक्ति ने बोला तीनों परिणाम समान नहीं हो, तो इन दोनों को हटा दो, बाकी सारे तीनों परिणाम समान वाले नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने ध्यान से देखा एकांतर चित्त और पट नहीं हो तो इसको और इसको हटा दो, बाकी सारे एकांतर चित्त और पट नहीं है। क्लियर है? तो अगर समझ में आई होगी मेरी बात, अगर नहीं बोले तो इन्हीं को हटा दो। क्लियर? ये 3 सिक्कों वाला कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया। 4 बार भी फेंका जा सकता है सिक्कों का, पर अपने 10th लेवल पर नहीं आता है, तो इसलिए मैं उसकी बात नहीं करूंगा। मैं अब आऊँगा पासे पर। ठीक है, ठीक है, तो आ जाओ पासे पर। उदाहरण नंबर 4, पासा।
एक पासे को, क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका गया है। एक पासे को कितनी बार फेंका गया है? एक बार फेंका गया है, ठीक है। एक पासे को कितनी बार फेंका गया है? एक बार, ठीक है। तो इसके अगर मैं बोलूं संभावित परिणाम क्या होंगे? संभावित परिणाम, एक पासे को फेंकने पर संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? सोचो, पासा जानते हो ना? पासा सबने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लो इधर। आपने लूडो तो खेला ही होगा ना, 1 2 ऐसे करके बना हुआ होता है ना, ठीक है। संभावित परिणाम क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। चाहो तो आप इसको ऐसे समुच्चय के ब्रैकेट में पैक कर लेना, नहीं तो रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। समुच्चय आप वैसे भी कक्षा 11 में पढ़ोगे, तो संभावित परिणाम ही हो गए। कुल स्थितियाँ कितनी हो गई? कुल स्थितियाँ हो गई 6। कुल स्थितियाँ हो गई 6। अब मैं बोलूँ अलग अलग टाइप के सवाल है ना। तो पहला, सम संख्या आने की अनुकूल स्थितियाँ, सम संख्या आने की स्थितियाँ कौन सी? सम संख्या आने की स्थितियाँ कौन सी हैं? सम संख्या आने की स्थितियाँ हैं, देखो 2 4 6। जानते हो ना सम संख्याएं किन्हें कहते हैं? जिनमें 2 का भाग जाता है उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। 2 4 6। विषम संख्या आने की स्थितियाँ बताओ, विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? विषम संख्या आने की स्थितियाँ कौन कौन सी है? 1 3 5, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, ठीक है। तीसरा, अभाज्य संख्या आने की स्थितियाँ। अभाज्य संख्या आने की स्थितियाँ। अब मेरे को बताओ, अभाज्य संख्या जानते हो? नहीं जानते हो तो ध्यान से सुनो। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2 या 2 से बड़ी, या 1 से बड़ी बोल देता हूं सीधी, 1 से बड़ी वे संख्याएं जो केवल स्वयं से तथा 1 से ही विभाजित होती हैं। 1 से ही विभाजित होती हैं, ये परिभाषा होती है। 1 से बड़ी वे संख्याएं जो केवल स्वयं से और 1 से विभाजित होती है, तो वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे 7 अभाज्य है, क्योंकि 7 7 से ही करता है और 1 से ही करता है, और किसी से नहीं करता, ठीक है। 29 अभाज्य है, क्योंकि 29 29 से करता है और 1 से करता है, ठीक है, 1 से ही विभाजित होता है। अच्छा, 27 अभाज्य है? ध्यान से को नहीं, ये 3 से विभाजित होता है, तो ये अभाज्य नहीं है, 27 नहीं है। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी है? समझो, 1 है क्या? 1 नहीं होती है। 1 से बड़ी, परिभाषा में क्या रहा है? 1 से बड़ी वे संख्या। ध्यान सुनना, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, 1 अभाज्य नहीं है, दिमाग में डालना। तो क्या ये अभाज्य है? ये तो नहीं है 1 से बड़ी, तो यहां से शुरू करेंगे। 2 है, ओके, क्योंकि 2 में 2 का और 1 का ही भाग जाता है। फिर 3 है, हाँ है, क्योंकि 3 में 3 का ही भाग जाता है, ओके। फिर 4 है, नहीं है, क्योंकि ये 2 से कट रहा है, ओके, छोड़ दो। 5 है। इसके बाद 6 है, नहीं है, आया समझ में? क्योंकि 6 में 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है। ऐसे ही अगर आगे होती तो आगे क्या होती? 6 नहीं होती तो 7 होती, 7 के बाद 8 नहीं होती, 9 भी नहीं होती, क्योंकि 9 में 3 का भाग जा रहा है। 10 होती क्या? दिमाग लगाओ, कुछ बच्चे 9 को अभाज्य लिख देते हैं गलती से, है ना। ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या आने की स्थितियां हो गई 2 3 और 5, ओके। अगर मैं बोलूँ 3 के गुणज, तो ध्यान सुनो, 3 के गुणज क्या होते हैं? जो 3 के पहाड़े में संख्या आ रही है वो 3 के गुणज है। 3 के गुणज आने की स्थितियां बोलूं तो कितनी होंगी? 3 के गुणज आने की स्थितियां 3 3 दूनी 6, आगे है ही नहीं तो आएंगी कहाँ से? वैसे आगे होती 9 12 18, समझ में आ गई बात? वो नहीं लेंगे, ठीक है। और क्या पूछ सकता है हमसे? 4 से बड़ी संख्या, जैसे इसमें बोल दिया 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या कौन सी है? गौर से देखो, 5 और 6, ठीक है। एक और होता है पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी सीखना काम आता है हमें। पूर्ण वर्ग संख्या, ध्यान सुनना, पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका अंडर रूट पूरा पूरा निकलता है। तो देखो, 1 का अंडर रूट निकलता है 1, फिर 2 का नहीं निकलता है पूरा पूरा नहीं निकलता, निकलता तो है पर 1.414 होता है ना, तो ये हम नहीं लेंगे। ये अब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग है। फिर 2 के बाद सीधे 3 नहीं है, 4 है, क्योंकि 4 का अंडर रूट कितना आता है? 2। आया समझिए? तो हमें कैसे पता चलेगा पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? बहुत सिंपल होता है, 1 का स्क्वायर कर लो 1, ये पूर्ण वर्ग है। 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 पूर्ण वर्ग है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 पूर्ण वर्ग है। फिर 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 के बीच में जितनी भी संख्या है पूर्ण वर्ग नहीं है। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 कोई भी नहीं है। फिर जैसे 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, सीधे ही है। 16 के बाद सीधे ही 25 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो मैं बोलूँ यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है? छाटो। तो 1 का स्क्वायर 1, हाँ ये है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो सीधे ये है। फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 नहीं आ रही, तो इसमें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या 1 और 4 है। आया समझ में?
बैठा दिमाग में, लॉटरी वाले सवालों में भी यही सिस्टम होगा, तो आप दिमाग में डाल लो ये अच्छे से, इनमें से कोई सा भी सवाल बना सकते हैं अपन, ठीक है। अच्छा देखना, मैंने बोला 4 से बड़ी संख्या तो 5 और 6, बोला 4 या 4 से बड़ी संख्या तो 4 भी आ जाता है, तो 4 5 6 तीनों होती, तो दिमाग में बिठा लिया होगा आपने। एक बार लिख लो इसको भी, सवाल करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। आप केवल इस वीडियो को देख लो, सवाल करना आ जाएगा। आपको ये वीडियो थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, बिल्कुल बोरिंग लग रहा होगा, ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर सवाल करने में मजा आता है अगर कंसेप्ट अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये उदाहरण नंबर 4 आपका क्लियर। अब उदाहरण नंबर 5 की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ही, तो नेक्स्ट जो उदाहरण है उसमें है एक पासे को 2 बार फेंका गया है। एक पासे को कितनी बार फेंका गया है? 2 बार फेंका जाता है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से सुनना। अब मेरे को एक बात बताओ, एक पासे को 2 बार फेंकेंगे तो कुल स्थितियां कितनी होंगी? 36 होंगी। कितनी होंगी? 36। कैसे? एक पासा फेंकने की घटना ये रही, एक पासा फेंकने की घटना ये रही, ओके। इसकी स्थितियां 6, इसकी स्थितियां 6, दोनों को जोड़ेंगे थोड़ा ना, गुणा करेंगे, 6 6 36, तो एक पासे को फेंकने की कुल स्थितियां बैठेंगी 36। अब 36 स्थितियां कौन कौन सी होंगी देखते जाओ। 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। इसका मतलब क्या है? 1,1 का मतलब है पहले पासे पर एक आया, दूसरे पर भी एक आ गया, ठीक है। या पहली बार में एक आया, दूसरी बार में भी एक आ गया। 1,2 का मतलब है पहली बार एक, दूसरी बार 2। 1,3 का मतलब हमने पासा फेंका, पहली बार एक आया, दूसरी बार 3। तो इस तरीके से 6 तो ये बन गई। अब पहली बार में 2 फिक्स कर लेते हैं, ये देखो समझ में आ रहा है। 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6, फिर 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। आया समझ में? ये कुल स्थितियाँ गिन लो, कितने बॉक्स हैं? 36 बॉक्स होंगे, पूरे बॉक्स 36 होंगे, ठीक है। वैसे इधर भी कॉमा आएगा, मैंने लगाया नहीं है, ये इधर भी कॉमा आएगा ना, ठीक है। ऐसे करके कॉमा लगा देना आप लोग, है ना। तो ये हो गई कुल स्थितियाँ, कितनी हो गई? 36 हो गई। यानी एक पासे को फेंकने पर कुल स्थितियाँ कितनी होती है? 36। गिन लो, ये बॉक्स 36 है। 6 यहाँ से गुणा कर लो, 36। बॉक्स का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे इस स्थिति का मतलब क्या है, हमने पासा फेंका, पहली बार में 6 या दूसरी बार में 5। अच्छा, एक बच्चा बोला सर ये इस स्थिति का मतलब क्या है? पहली बार में 5, दूसरी बार में 6, दोनों को अलग अलग मानेंगे। आया समझ में? यहाँ मान लो 2 अलग अलग पासे ले लिया, एक ब्लू ले लिया, एक रेड ले लिया। ब्लू वाले को पहले लिख रहे हैं, रेड वाले को बाद में, तो अलग अलग ही माने जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो ये कुल स्थितियाँ होती है 36। अब मैं बोलूँ ये तो क्या है? ये तो है संभावित परिणाम के पॉसिबिलिटी क्या क्या है, संभावित परिणाम आ क्या क्या सकता है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कुल स्थितियाँ कितनी हैं, तो कुल स्थितियाँ हैं 36। कुल स्थितियाँ कितनी है? 36 बॉक्स हैं। अब इसमें सवाल क्या बनते हैं? जैसे आपको बोल दें, पहला सवाल, पासों पर अंकों का योग 6 आने की स्थितियां। अंकों का योग 6 आने की स्थितियां। अब मेरे को बताओ अंकों का योग 6 आने की स्थितियां कौन कौन सी हैं? तो लगाओ दिमाग। इन दोनों अंकों का योग 2 आ रहा है, अंकों का योग 6 आना चाहिए, तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है 6, ठीक है। फिर इसके बाद इधर आ जाओ, इसमें 6 है, फिर इसमें 6, इसमें 6। वैसे अगर एक बार 6 इसमें आ रहा है ना, तो विकर्ण चलता है पूरा का पूरा। देखो सॉरी, लगा लो सबका टोटल 6, 5 और 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 और 5, 2 और 4, इनका टोटल 6 है। फिर 3 और 3 का टोटल 6 है। फिर इसके बाद 4 और 2 का टोटल 6 है। फिर इसके बाद 5 और 1, ठीक है। समझ आई बात? वैसे तुम कैसे करते हो पेपर में, अगर तुम्हारे को ये बॉक्स नहीं बनाने हैं, कुल स्थितियाँ डायरेक्ट 36 लिख दो, और ये बॉक्स तुम डायरेक्ट कैसे बना सकते हो वो भी देख लो एक बार। कुल स्थितियाँ 36 चाहते हो आप, अंकों का योग कितना चाहते हो? 6। आपको ये नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, दिमाग लगाओ, सोचो 2 संख्याएं हैं, दोनों को जोड़ के, 2 संख्या x और y दोनों को जोड़ के 6 आना चाहिए,
इधर एक संख्या लिखनी है, इधर एक संख्या लिखनी है, दोनों का टोटल 6 बैठना चाहिए। ठीक है, 2 बॉक्स बना देते हैं ऐसे, इन दोनों का टोटल 6 होना चाहिए। एक संख्या इधर लिखनी है, एक संख्या इधर, और दोनों संख्याएं 6 या 6 से छोटी होनी चाहिए। तो मैंने आगे से फिक्स किया 1, इधर एक फिक्स किया, तो समझ जाओ इधर क्या आना चाहिए कि टोटल 6 आ जाए, 5। ओके, फिर मैंने आगे सेट किया 2, तो इधर क्या आ जाए कि टोटल 6 आ जाए, 4। भाई समझो, 3, समझ में आ रही है ना मेरी बात, 3, और इधर कितना आ जाए 3, 4, तो इधर कितना आ जाए 2, 5, तो इधर कितना आ जाए 1। सही है ना। अब तुम बोलो सर 6, तो इधर 0, गलत, क्योंकि 0 नहीं लिख सकते आप, दूसरे पासे पर 0 थोड़ा आएगा। तो कितनी स्थितियाँ बनी, वो सारी की सारी यहाँ कॉपी कर दो जो मैंने कॉपी की थी। आया समझ में। जैसे मैं बोलूँ अंकों का योग 8 आने का सवाल करते हैं ना, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे 8 आने का, देखो लगाओ दिमाग। सबसे पहले बॉक्स बना लो, इधर एक सेट कर लो, तो इधर कितना आना चाहिए, टोटल 8 बैठना चाहिए, तो 7। ये गलत है, क्यों, क्योंकि 7 तो आ नहीं सकता ना, 6 ही आएगा मैक्सिमम। ठीक है, फिर 2 के साथ कितना आ सकता है 6, हाँ ये सही है। 3 के साथ सोचो, 3 के साथ 5, 4 के साथ 4, 5 के साथ 3, 6 के साथ 2 हो गए। 7 के साथ ले नहीं सकते हो क्योंकि 0 आ जाएगा, है ना, 7 के साथ 1 आ जाएगा, 7 ले नहीं सकते, तो ये हो गए सारे। बस इनको कॉमा लगा के लिख दो उसको छोड़ करके, तो इधर आ जाएगी 8 आने की स्थितियाँ 2 6, 3 5, 4 4, 5 3 और 6 2, बस हो गया खत्म। ऐसा सवाल बनेगा। ठीक है, एक सवाल इसमें हार्ड वाला है, मैं लास्ट में करवा दूंगा आपको, बुक के बाहर का है। ठीक है, वो एक सवाल मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, पूरे वीडियो को देखना है ना, वो भी आ सकता है आपके बोर्ड पेपर में, एक सप्लीमेंट्री के पेपर में था। तो उदाहरण नंबर 5 आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब लॉटरी वाले सवाल कैसे करते हैं, लास्ट आपका कंसेप्ट, दो कंसेप्ट और बचे, एक ताश की गड्डी और एक लॉटरी वाला सवाल। लॉटरी वाले सवाल के लिए आप पहले कंसेप्ट दिमाग में डालो। क्या दिमाग कंसेप्ट में डालोगे, ध्यान से सुनना, क्या ध्यान से सुनना है, ये आपको पता होना चाहिए। लॉटरी वाले सवाल पर्ची वाले सवाल है ना, जैसे ये पहले दिमाग में डाल लो कि जैसे सम संख्या सबको पता है, सम संख्याएं क्या होती हैं, 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। विषम संख्या है जिनमें 2 का भाग जा रहा है ना, विषम संख्याएं कौन सी होगी, जिनमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 1 3 5 7, 7 के बाद 9 डैश डैश। जैसे बोले 5 के गुणज, 5 के गुणज बोल दे, तो आप क्या लिखोगे 5 के गुणज बताओ। 5 के गुणज लिखोगे 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 5 25, 5 6 30, ऐसे आगे तक, है ना। 3 के गुणज भी बोल सकता है, जरूरी नहीं है 5 के गुणज बोले, 3 के गुणज भी बोल सकता है, 2 के गुणज बोले तो 2 4 6 8 10, 3 के गुणज 3 3 दूनी 6, 3 4 9, 3 चौक 12, 3 5 15, ये होंगे, है ना। मैंने एक सैंपल दिया है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या, अगर आपको बोल दे पूर्ण वर्ग संख्या, तो मैंने अभी भी आपको बताई थी, 1 4 फिर 9, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। समझ रहे हो भाई, 1 को 1 से गुणा कर लिया 1 आ गया, 2 को 2 से गुणा कर लिया 4, 3 किया 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 6 36, अगला आएगा 49। ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है, तो ये सब बातें अगर आपको क्लियर। एक अभाज्य संख्या ना, इसके सवाल बनते हैं और ज़्यादा नहीं बनते। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या मैंने बताई थी अभी आपको, 1 से बड़ी वे संख्या है, 1 नहीं लेना है, 1 से बड़ी वो संख्या है जो केवल खुद से करती है, तो 2 आ गया। 2 के बाद 3 है, हाँ है, क्योंकि 3 3 से करता है। 4 नहीं है, 4 2 से करता है। फिर आ जाओ 5 है, 5 से करता है। 6 2 से कट रहा है, नहीं है। 7 है, 8 नहीं है, 2 से कट रहा है। 9 3 से कट रहा है, नहीं है। 10 भी नहीं है, 2 से कट रहा है। 11 है क्या, हाँ है। 11 के बाद आओ 12 है क्या, 12 2 से कट रहा है, नहीं है। 13 है क्या, 13 है क्या, सोचो 13 है, क्योंकि 13 13 से कटता है। 14 2 से कटता है, नहीं है। 15 नहीं है। 16 2 से कट रहा है, नहीं है। 17 है। 18 2 से कटता है, नहीं है। 19 है। फिर 20 2 से कटता है, नहीं है। फिर सीधे 21 भी नहीं है, क्योंकि 21 3 से करता है ना। 21 के बाद 22 भी 2 से करता है, 23, ऐसे करके आगे तक समझते जाओ। तो अगर आपको ये समझ में आ रही है तो लॉटरी वाले सवाल समझ में आ जाएंगे। एक बार लिख लो, मैं लॉटरी वाले सवालों का कंसेप्ट बता देता हूँ आपको, ठीक है। लॉटरी वाले सवालों में क्या होता है, लॉटरी वाले सवालों में आपके पास मन से आ सकता है सवाल कुछ भी ना। जैसे आपको बोला एक बॉक्स में या एक डिब्बे में कुछ बोलेगा, एक बॉक्स में 1 से 20 तक अंक लिखी हुई, या 1 से 40 तक बोल देगा, 1 से 40 तक अंक लिखी हुई पर कुछ पर्चियाँ हैं, या 40 पर्चियाँ हैं, 40 पर्चियाँ हैं या कार्ड्स हैं,
ठीक है, एक कार्ड इनमें से निकाला जाता है, एक पर्ची निकाली जाती है, अब ये एक अभिप्रयोग है ना। अब मैं बोलूँ इसके संभावित परिणाम इसमें दिखाने पड़ेंगे। तो संभावित परिणाम क्या होंगे? तुम बोलो सर संभावित परिणाम, भाई आप सोचो कि आप एक पर्ची उसमें से निकाल दो तो क्या आ सकता है? उस पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, कहाँ तक आ सकता है? 40 तक। तो 1 2 3 4 डैश 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 40 ऐसे लिख देंगे। ऐसा समझ में? कुल स्थितियाँ कितनी हुई? 40। अब इनमें से कुछ भी पूछ सकता है आपसे, जैसे पूछ लिया पूर्ण वर्ग आने की स्थितियाँ बताओ, तो पूर्ण वर्ग की स्थितियाँ बताओ कौन कौन सी है? सोचो इसमें से पूर्ण वर्ग की स्थितियाँ कौन कौन सी? छाटो। पूर्ण वर्ग संख्या जानते हो ना, एक के बाद सीधी कौन आता है? 4। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 है, 1 के बाद सीधी 4, फिर 3 का स्क्वायर 9 है, 4 चौक 16 है, 5 25 है, 6 6 36 है, 7 7 49 है। पर 49 तो निकलेगी नहीं पर्ची क्योंकि है ही नहीं। आपको बोला 8 की गुणज है जैसे, तो 8 की गुणज सोचो क्या होंगी? 8 की गुणज लगा लो दिमाग, 8 की गुणज क्या क्या होंगी? लगा सकते हो ना दिमाग। 8 की गुणज होंगी आपकी 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 4 8 32, 8 5 40, फिर 8 6 48 क्यों लिया? क्योंकि है ही नहीं, पर्ची नहीं। ये पर्चियाँ निकलेंगी, 8 के गुणज होंगे। समझ आई बात? बोले 2 अंकों की संख्या है। क्या बोले? 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या आने की स्थितियाँ। अब ध्यान सुनो, 2 अंकों की संख्या कौन सी है? 10, इसमें 2 अंक है। 10 से पहले क्या आता है? 9। 9 में एक ही अंक है, गौर से को 9 में कितने अंक है? 1। 10 में कितने अंक है? 2। 10 11 12 13 डैश 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 कितनी? 40। ठीक है, ये सारी है। अब गिन लेना कितनी है। वैसे मैं बताता हूँ, ये है 30, तो यहाँ से यहाँ तक है, और एक ये 31 संख्या है, ये है ना। ठीक है, बैठ गया होगा दिमाग में, क्लियर है? तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक और लास्ट कंसेप्ट, बस ताश की गड्डी वाला सवाल कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको पत्ते बता देता हूँ, आप वो ध्यान रखिए। और उसके बाद ये 8 उदाहरण करने के बाद मेरा दावा है आप केवल एक अलीफ और लीफ वर्ष वाले सवाल में अटकोगे और किसी सवाल में नहीं अटकोगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सवाल करना सिखाऊंगा, प्रायिकता का सूत्र बताऊंगा, प्रायिकता का सारा कंसेप्ट बता दूंगा। तो अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया, अपनी कॉपी में अच्छे से उतार लिया, इसको एक बार याद कर लो, समझ लो, दिमाग में बिठा लो, आपके सारे सवाल होंगे, चाहे वो बुक के हों, चाहे बुक के बाहर के हों। ठीक है, चाहे सवाल कहीं से भी आए, आपका सवाल गलत नहीं जाएगा अगर आपने बात को ध्यान सुना। तो ताश की गड्डी में टोटल पत्ते होते हैं 52। ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। तो ताश की गड्डी में टोटल पत्ते होते हैं जाता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ताश की गड्डी में टोटल पत्ते होते हैं 52, तो कुल स्थितियाँ 52, और पत्ते बनाएंगे नहीं, केवल सिक्के वाले सवाल, पासे वाले सवाल, लॉटरी पर्ची वाले सवाल में ही स्थितियाँ बनानी है आपको। तो कुल स्थितियाँ कितनी हो गई? कुल स्थितियाँ हो गई 52, ठीक है। कौन कौन से पत्ते होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान सुनो। ताश की गड्डी में ये पत्ते होते हैं, इक्का बोलते हैं इसको, फिर 2 का, 3 का, 4 का, ठीक है, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, इसको नहला बोलते हैं, एक होता है 10 का दहला, फिर आते हैं जे, क्यू और के, ठीक है। बेगम सबको पता है ना, जैक क्वीन किंग, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं गुलाम, बेगम, और ये जो के है लास्ट में मैंने लिखा है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, इसको कहते हैं बादशाह। इक्के के पत्ते 4 होते हैं। कैसे 4 होते हैं मैं आपको बताता हूँ। हर पत्ते पर इक्के के जो पत्ते होते हैं ना, इसमें चिड़ी का इक्का, पान का, ईंट का, हुक्म का, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। ईंट की चिड़ी 1, चिड़ी वाला इक्का 1, ईंट की चिड़ी गलती से बोल दिया, चिड़ी का इक्का 1, पान का इक्का 1, ईंट का इक्का 1, हुक्म का इक्का 1, तो इक्के के टोटल पत्ते कितने हुए? 4। इसी प्रकार सबके 4 4 होते हैं ये पत्ते, एक 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 सब में आ जाएगा। अब मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनो, लास्ट वालों पर भी आ जाओ ना। गुलाम के पत्ते 4, बेगम के पत्ते 4, बादशाह के पत्ते 4। अब ध्यान से सुनो, मैं बोलूँ इनमें से कोई भी पत्ता बोलूँ, सारे 4, इक्के के पत्ते 4, 2 के पत्ते 4, 3 के पत्ते 4, ये तो काम ही नहीं आते आपको यहाँ तक। तो फिर सीधे आ जाओ, गुलाम के पत्ते 4, बेगम के 4, बादशाह के 4, चिड़ी के पत्ते 13। कैसे 13? चिड़ी, इक्के वाली चिड़ी, 2 वाली चिड़ी, 3 वाली चिड़ी, 4 वाली चिड़ी, 5 वाली चिड़ी, ऐसे करके चिड़ी के पत्ते होते हैं 13। इनके 13 13 पत्ते होते हैं। इसके पत्ते 13,
पान के पत्ते 13, ईंट के पत्ते 13, हुकुम के पत्ते 13, इन सबके 4-4, इन सबके 13-13। ठीक है, दिमाग में डाल दिया। इनको कहते हैं फेस कार्ड। इधर आ जाओ, इनको कहते हैं तस्वीर वाला पत्ता या फेस कार्ड। फेस कार्ड, तस्वीर वाला पत्ता। तो ध्यान से सुनो, तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 12। क्यों? 4 गुलाम के, उनमें तस्वीर बनी होती है, 4 बेगम के, उनमें तस्वीर होती है, और 4 होते हैं बादशाह के, उनमें तस्वीर होती है। ठीक है, तो कुल पत्ते कितने हो गए? 12। ये होते हैं 12 फेस कार्ड या तस्वीर वाले पत्ते। ठीक है, तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है? इक्के के पत्ते कितने होते हैं? 4। फिर आ जाओ सीधे, गुलाम के पत्ते 4, बेगम के 4, बादशाह के 4। फेस कार्ड 12 दिमाग में डाल लो अच्छे से। चिड़ी के 13, पान के 13, ईंट के 13, हुकुम के 13, इन सबके 13-13। चिड़ी, पान, ईंट, हुकुम, इनके 13-13। ए से लेकर के के तक इन सबके कितने? इन सबके कितने सोचो? सबके 4-4। अच्छा, अगर कोई बोले लाल, तो इनमें से आधे लाल होते हैं, आधे काले होते हैं, इनमें से। ठीक है, इक्के के पत्ते कितने? 4। मैं बोलूँ लाल कलर के इक्के 2, काले कलर के इक्के 2। मैं बोलूँ लाल कलर के गुलाम, लाल रंग का गुलाम, लाल रंग के गुलाम 2 ही होंगे, क्योंकि 4 गुलाम होते हैं, उनमें से 2 लाल 2 काले। बेगम 4 बेगम होती है, 2 लाल बेगम 2 काली बेगम। ठीक है, बादशाह 2 लाल बादशाह 2 काले बादशाह। अगर मैं बोलूँ लाल कलर का फेस कार्ड तो 6 होंगे, क्योंकि 2 2 2 इनके। आया समझ में? इसके अलावा कोई सवाल नहीं बनेगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से सीख लो। ये सारे पत्ते 4-4, ये सारे पत्ते 13-13। ठीक है, बस आपको पत्तों की संख्या ध्यान रखनी है, सवाल मैं करवाऊंगा आपको। अच्छा, तस्वीर वाले पत्ते कितने? 12 दिमाग में डालो, तस्वीर वाले पत्ते 12। और लाल बोले कोई भी या काला बोले तो आप टोटल का आधा कर देना। लाल कलर के इक्के आधा कर दो, 4 होते हैं टोटल इक्के, लाल को भूल जाओ। बोल रहा लाल रंग के इक्के, तो आप लाल भूल जाओ। इक्के के याद है 4, तो लाल कितने हो गए? 2 का भाग दे तो 2 आधे। फेस कार्ड टोटल होते हैं 12, मैं बोलूँ लाल फेस कार्ड 6। आई बात समझ में? इस तरीके से दिमाग में डाल लो, अच्छे से इसको बना करके दिमाग में डालना। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस प्रश्नावली की सूत्र और सवाल स्टार्ट करवा दूंगा। सवाल पहले मैं 1-1 नंबर वाले करवाऊंगा, फिर 3 नंबर वाले करवाऊंगा। ठीक है।